केलं की होतं म्हणे. तर त्याच्या तिथे जाऊनच करा ना एकदा समोर. पण तर काय आहे माहिती नाही. त्यावेळेला मीटिंग नसते. नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 15 सितंबर गुरुवार, आज विश्व अभियंता दिवस है। मैं सभी को और खास करके केळकर सर को बधाई देती हूँ। इंजीनियर्स डे है। हम आज भारतीय शोध दृष्टि जानने वाले हैं। आज के सत्र का आरंभ हम श्लोक से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद स्वाति जी। ये इंजीनियर्स डे, यह विषय अनायास ही निकल आया। यह भारतीय परंपरा नहीं है। मैं इंजीनियर हूं तो 24 घंटे और 7 दिन पूरा वर्ष, और जब तक जीवंत हूं तब तक तो इंजीनियर रहूंगा ही मैं। ये इंजीनियर्स डे क्या होता है? मैं हर दिन मेरा दिन होता है। तो हमारे यहाँ ऐसी डेज मनाने की परंपरा नहीं है। यह तो अभारतीय कि जहां पर मदर्स डे यानी उस एक दिन माँ को सम्मान दे दिया, बस बाकी दिन उसके साथ में कुछ भी करो। यह जो सब डूब रहा है उसमें से कुछ बचाने की उनकी जो मानसिकता है, हमारे यहाँ तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसे कई पुत्र हमें मिलेंगे जो माता के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, हमेशा रखते हैं। उनके लिए मदर्स डे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हमारा पूरा समाज जीवन जो है अंग्रेजियत में रंग जाने के कारण हमने उनकी जो परंपराएं हैं उनका स्वीकार किया है। उनमें से ही एक ये परंपरा है। हमारे यहाँ तो मजाक में ऐसे कहा जाता है, हर कुत्ते के दिन होते हैं। ये मजाक का हिस्सा इसमें से छोड़ भी दें तो भी यह भारतीय परंपरा नहीं है, इतना हम ध्यान में रखें। किसी भी समाज में ज्ञान तो कुछ मात्रा में समाज के लोगों में होता ही है। ज्ञान की परंपरा भी कुछ होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान आगे बढ़ता है, संक्रमित होता है। लेकिन ये ज्ञान जो होता है यह अपने आप में न तो उपकारक होता है न हानिकारक होता है। उस ज्ञान का उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है, जो समाज है, उसकी जीवन दृष्टि यह तय करती है कि उस ज्ञान का उपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। और इस दृष्टि से पूरे मानव जाति में अनादिकाल से अलग अलग प्रकार की दृष्टि रखने वाले लोग रहे हैं। भर्तृहरि ने 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है। ये 4 प्रकार के जैसे लोग होते हैं वैसे समाज भी होते हैं। पहला वो बताता है कि पहला जो है वो तो है सत्पुरुष है, संत है, श्रेष्ठ मानव है। जिसे महाजन कहते हैं, जिसे भगवत गीता में श्रेष्ठ कहा गया है, ऐसे जो व्यक्ति है उनका वर्णन वो करते हैं। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य
दूसरों के हित के लिए वो अपने स्वार्थ को भी तिलांजलि दे देते हैं। दूसरा वो बताते हैं कि सामान्य मनुष्य होता है, सामान्यस्तु परार्थम उद्यम भूता स्वार्था विरोधे नहीं है, अपने स्वार्थ का हनन तो नहीं हो रहा है। यदि हनन नहीं हो रहा है तो दूसरों का भला होने दो, ऐसी मानसिकता जो रखता है वो सामान्य मनुष्य होता है। तीसरा जो होता है, तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरों के हित को बलि चढ़ा देता है उसे मानव शरीर में उपस्थित राक्षस कहा गया है। चौथे का जो वर्णन करते हैं वो कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं है उसको क्या नाम दूं। यूतु घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे, जो अपना कुछ भी हित नहीं है लेकिन फिर भी औरों का अहित करते रहते हैं और उसमें आनंद पाते हैं, उनको क्या नाम दें। कहने का तात्पर्य यही है, इतना ही है कि केवल ज्ञान से जीवन श्रेष्ठ नहीं बनता, उस ज्ञान का उपयोग करने की दृष्टि जो होती है वही उस ज्ञान को उपकारक या हानिकारक बनाती है। इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। और इस दृष्टि से शोध के क्षेत्र का विचार आज हम करने वाले हैं। शोध क्षेत्र की भारतीय दृष्टि क्या है, इस विषय में हम थोड़ा गहराई से विचार करेंगे। शोध का क्षेत्र ऐसा होता है कि इस क्षेत्र में जो आगे रहता है वह विश्व का नेतृत्व करता है। आज अमेरिका ये नेतृत्व कर रहा है, उसका कारण यह है कि वहाँ खोज कार्य जो है वो इतना अलग अलग क्षेत्रों में और बहुत प्रगत अवस्था में चला है। भारत में से भी शोध करने की दृष्टि से जिनकी इच्छा होती है और क्षमता होती है लेकिन यहाँ पर अवसर नहीं होता है, वो भी वहां जाते हैं। जैसे हमारे खुराना जी गए थे और जीव शास्त्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे उनके साथ में उनकी सहायता की। तो जो शोध के क्षेत्र में आगे रहेगा वह विश्व का नेतृत्व करेगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा। जो नकलची होते हैं वो नेतृत्व कभी नहीं कर सकते, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। और इसके लिए आज हमारी क्या स्थिति है शोध के क्षेत्र में, इसका गंभीरता से और गहराई से विचार करना होगा। शोध का क्षेत्र यह प्रमुख रूप से विचार का क्षेत्र है और भारत के इस विचार क्षेत्र में बहुत व्यापकता से संभ्रम फैला हुआ है। 5 प्रकार के लोग हम भारतीय विद्वानों में पाते हैं। सामान्य मनुष्य में संभ्रम फैला रहे तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन जब विद्वानों के विचारों में संभ्रम होता है तो पूरा समाज उसे भुगतता है। 5 प्रकार के विद्वान हमारे देश में पाए जाते हैं। पहले प्रकार का विद्वान है वह तो भारतीयता के बारे में जानकारी नहीं रखता, भारतीय ज्ञान, भारतीय जीवन, इनकी श्रेष्ठता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखता और कुछ मात्रा में भारतीय यूरोपीय जो ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है, साइंस है, उसके बारे में कुछ जानता है। ऐसा एक विद्वानों का समूह है जो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, भारतीय जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरा एक ऐसा है कि जो भारतीय जीवन की श्रेष्ठता में श्रद्धा रखता है लेकिन उसका ज्ञान नहीं रखता और इसलिए अभारतीय यूरोपीय छोटे छोटे ज्ञान के मुद्दों पर उनको चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि केवल श्रद्धा से चुनौती नहीं दी जा सकती। उस श्रद्धा के साथ में जब ज्ञान उपस्थित होगा तभी सामने की से आई हुई चुनौती का उत्तर दिया जा सकता है। तीसरा जो वर्ग है वह है जो भारतीय ज्ञान का अच्छा जानकार है, भारतीय जीवन का जानकार है
लेकिन जो यूरोपीय विज्ञान है, यूरोपीय साइंस है, इसके बारे में अनभिज्ञ है, इसके बारे में अज्ञानी है। वह भी चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता, कि उसको मालूम ही नहीं कि चुनौती है क्या। चौथा जो वर्ग है उसमें ऐसा मानने वाले लोग हैं जिनके मन में श्रद्धा है कि भारत तो अंधकार में पड़ा हुआ था, अंग्रेज यदि यहां नहीं आते तो आज भी हम उस अंधकार युग में ही जी रहे होते, और इसके लिए जो यूरोपीय है, जो अभारतीय है, वो श्रेष्ठ है, ऐसा यह मानता रहता है। और पांचवा जो है वह भारतीय ज्ञान के बारे में भी समझ रखता है, यूरोपीय ज्ञान के बारे में भी समझ रखता है, लेकिन यह हिम्मत नहीं कर पाता भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से आगे आकर जो यूरोपीय ज्ञान है या जो यूरोपीय ज्ञान में जो विकृतियां हैं उनको चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाता। ऐसे पांच ही प्रकार के विद्वानों के लिए भारत में भारतीय शोध दृष्टि की प्रतिष्ठापना की बहुत तीव्रता से आवश्यकता है। अभी शोध कार्य में जो नेतृत्व करता है, तो दुनिया का नेतृत्व करता है, इसके बारे में हम पहले स्पष्ट हों कि शोध कार्य में हमें श्रेष्ठ होना है, और श्रेष्ठ होने का अर्थ क्या है। मुझे याद है केरल में से मनोरमा ईयरबुक नाम से एक प्रकाशित होता है, पुस्तक प्रकाशित होता है, ग्रंथ। उसमें जनरल नॉलेज की बातें दी गई होती, उसके जो इतिहास के माइलस्टोन्स में लिखे हुए हैं उन्हें देखें, पढ़ें, तो ऐसा समझ में आता है कि सन 1200 तक साइंस, टेक्नोलॉजी और जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान के क्षेत्र का, शोध के क्षेत्र का अग्रणी था। जो भी कुछ शोध कार्य अंतिम उसके निर्णय तक पहुंच पाता था वो भारत में होता था। तो भारत में हम जानते हैं कि पृथ्वीराज की मौत हुई और भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया, और तब से यह जो भारत का नेतृत्व था खोज के क्षेत्र का, तो धीरे धीरे घटने लगा, और घटते 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 अंग्रेजों के काल में यह शून्य तक पहुंच गया। अंग्रेजों के प्रारंभ तक, अंग्रेज जब भारत में आए तब तक भी भारत तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी था, लेकिन अंग्रेज यहाँ भारत में आए, उन्होंने भारत को लूटा, और फिर उस लूट के आधार पर वहां जो शोध कार्य को बहुत तेजी से बढ़ावा मिला, इसके कारण भारत पिछड़ता हुआ शून्य तक जाकर पहुंचा। भारत में तो कोई शोध कार्य हो ही नहीं सकता, भारत में तो ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसके लिए जब विमान की खोज हुई तो वास्तव में तो 10 वर्ष पहले शिवकर बापूजी तलपरे ने मुंबई में विमान उड़ाने का एक असफल क्यों न हो प्रयोग किया था। भारतीय ग्रंथ विमान विद्या के आधार पर उसने प्रयोग किया था, लेकिन विमान का जो निर्माण का जो श्रेय है वह राइट बंधुओं को दिया जाता है। क्यों भारत में किया है तो वो शोध कार्य कैसे हो सकता है, वो तो कुछ नकल होगी या फालतू कुछ होगा। ऐसी भावना न केवल अंग्रेजों के मन में, भारतीय विद्वानों के मन में भी यह भावना ऐसी ही स्थापित है। आज भी हम कहते हैं यह तो सब बातें जो है कपोल कल्पित हैं, ये तो कल्पना की उड़ानें हैं। लेकिन जिसे भारतीय दृष्टिकोण ठीक से पता है, भारतीय जीवन के बारे में, भारतीय जीवन के इतिहास के बारे में कुछ मामूली भी ज्ञान है, वह यह समझता है कि अंग्रेज भारत में आए तब तक
केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, तो राजनीति छोड़कर बाकी सब क्षेत्रों में भारत अग्रणी था। राजनीति में पिछड़ने के कारण ही तो हम परास्त हुए। शत्रु को हम समझ नहीं पाए, आज भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आज भी जो हीनता बोध अंग्रेजों ने भारतीय विद्वानों के मन में निर्माण किया, तो आज भी गहराई से विद्यमान है। इस्लाम के काल में भारतीय विद्वानों के मन में ऐसी भावना कभी नहीं रही कि इस्लाम हमसे श्रेष्ठ है। लेकिन अंग्रेजों के राज के बाद, अंग्रेजों के प्रभाव के कारण, अंग्रेजी शिक्षा के कारण, अंग्रेजी व्यवस्थाओं में जीने के कारण, पूरा जीवन अंग्रेजीमय हो जाने के कारण हमारे मन में यह गहराई से बैठ गया कि साहेब वाक्यम प्रमाणम, साहब जो कहता है, अंग्रेज जो कहता है, वह प्रमाण है। उसके लिए दूसरा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, साहब ने कहा तो प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं उसके बारे में, वो कहते कि हमारे किसी ऋषि मुनियों ने बहुत ध्यानावस्था में जाकर कुछ प्रस्तुतियां की हैं, वो हम जब बताते हैं तो आज के जो विद्वान हैं वो कहते हैं ठीक है, होगा, उसको कोई महत्वपूर्ण बात नहीं मानते हैं। स्वामी विवेकानंद आगे बताते हैं, लेकिन हम जब कहते हैं कि नहीं, यह तो किसी हक्सले या टिंडन ने कहा है, तो वो कहते हैं अच्छा, ये तो बहुत विचारणीय है, ये तो स्वीकारणीय है। इस प्रकार का हीनता बोध का उदाहरण डॉक्टर अब्दुल कलाम भी देते थे। उन्होंने अपने कमरे में, क्योंकि वो एक कमरे में रहते थे राष्ट्रपति बनने से पहले तक, एक कमरे में ही उनका पूरा संसार था। अपने कमरे में उन्होंने एक कैलेंडर लगा के रखा था। यह कैलेंडर जर्मनी में छपा हुआ था और उसके ऊपर जो हर महीने के पृष्ठ पर जो चित्र थे, यह दूर संवेदी उपग्रह से लिए हुए यूरोप और अफ्रीका के चित्र थे, यूरोप और अफ्रीका खंड के चित्र थे, और वह इतने स्पष्ट और इतने सूक्ष्म थे कि देखने वाला अचंभित हो जाता। तो वो देखने के बाद लोग पूछते थे, क्या कितना बढ़िया ये चित्र है। ये जर्मनी वाले लोग भी बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं। अब्दुल कलाम जी कहते थे, क्षमा कीजिए, ये जो चित्र हैं तो जर्मनी ने तो केवल छपाई खाने में उसको छापा है। ये चित्र जो बनाए हैं, यह पराक्रम, यह पौरुष जो है, ये तो भारतीय वैज्ञानिकों का है। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह से जो चित्र लिए गए हैं वो है ये। तो जो सामने वाला होता था भारतीय, वो विश्वास नहीं करता था। तो अब्दुल कलाम जी उनको कहते थे, जरा पास में जाकर उस चित्र के नीचे कुछ लिखा है वो पढ़िए जरा। तो नीचे वो देखते थे कि भारतीय जो उपग्रह का विभाग है, जो हमारा अवकाश के क्षेत्र में काम करने वाला DRDO का है, उसके उसमें आभार माने हुए रहते हैं। लेकिन ऐसा देखने के बाद में भी उसके मन में हर्ष निर्माण हुआ है, ऐसा ध्यान में नहीं आता है। ऐसा ही अनुभव एक अब्दुल कलाम जी और भी बताते हैं। अमेरिका में ही नासा के ही बिल्डिंग में, इमारत में एक चर्चा चल रही होती है, तो अनायास ही चर्चा में रॉकेट का विषय आता है। अभी रॉकेटरी का एक पिक्चर आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया सिनेमा है, अवश्य देखें। तो ये रॉकेट का जो खोज है, अब्दुल कलाम जी ने कहा कि यह तो भारत की खोज है। तो वहां बैठे जो भारतीय थे वो कहने लगे, अरे क्या कुछ भी बात करते रहते हैं आप। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो नासा के लोग कह रहे हैं। तो फिर भी नहीं माने वो भारतीय वैज्ञानिक। तो उनको अब्दुल कलाम जी साथ में लेकर आए और वहां पर जो एक भित्ति चित्र था, भित्ति शिल्प था, उसमें उन्होंने बताया कि टीपू सुल्तान के साथ में, टीपू सुल्तान की भारतीय सेना के साथ में अंग्रेजों की जो लड़ाई हो रही थी, उसमें टीपू सुल्तान की सेना की ओर से रॉकेट का उपयोग किया गया था। ये सब देखने के बाद में
वो सोचते थे, विचार यानी ये लिखा तो है, दिखाया तो है यहाँ, लेकिन विश्वास नहीं होता। इस प्रकार का प्रचंड हीनता बोध हमारे विचार क्षेत्र में व्याप्त है और बहुत गहराई तक अंदर तक घुसा हुआ है। तो भारतीय शोध दृष्टि का विचार करते समय इनका विचार करना यह बहुत आवश्यक बात है। अब भारतीय शोध दृष्टि से हम विचार करें तो ध्यान में आता है कि यह जो वर्तमान का साइंस का या साइंटिफिक अप्रोच का जो आतंक दुनिया भर में फैला हुआ है, इसके कारण हमारे भारतीय ज्ञान धारा और भारतीय जीवन के जानकार विद्वान भी हिम्मत नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं जो साइंस की जो बिरादरी है इसमें से बाहर फेंक दिया जाऊंगा यदि मैंने ये जो वर्तमान साइंस की धारा है, इस धारा के विपरीत या इससे कुछ भारतीय कुछ श्रेष्ठ है ऐसा प्रतिपादन यदि मैंने किया तो मुझे यहां से बाहर फेंक दिया जाएगा। इस डर के कारण हमारे ज्ञानी लोग भी हिम्मत नहीं कर पाते, जुटा नहीं पाते। अभी आज का ही उदाहरण देखिए, कोरोना से पूरी दुनिया ग्रस्त थी, बंधक बन गई थी। उस वुहान में, चीन के वुहान प्रांत में किसी लेबोरेटरी ने वायरस निर्माण किया और इसको फैला दिया। अब चीन को गालियां देने में कोई मतलब नहीं है। यह तो वास्तव में यहां ठाणे में या मुंबई में या पुणे में कोई वायरस के ऊपर काम करने वाली छोटी लेबोरेटरी भी यदि है तो वह भी पूरे दुनिया को बंधक बना सकती है इस प्रकार का वायरल फैलाकर, क्योंकि उन्होंने तो शुरुआत कर दी नहीं, बस बाकी तो लोग ही बढ़ाते हैं। लेकिन इस प्रकार का संकट पूरी दुनिया ने झेला, लेकिन कहीं भी भारतीय शोध दृष्टि या भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी दृष्टि का विचार ही कहीं न होने से इस विषय में कोई बुद्धियुक्त ऐसा विचार सामने आया नहीं। इससे बचना कैसे है? अब ये संकट तो आ गया है, तो इससे संकट को दूर करने के प्रयास करो। अब यह तो अभारतीय शोध दृष्टि है कि फिर शोध कार्य हुआ, फिर वो उसकी वैक्सीन जो है वो खोजे गए। बहुत तेजी से भारत की प्रतिभा तो थी, तो भारत ने दुनिया से पहले ऐसे वैक्सीन खोज निकाले, उसकी दवाइयां खोज निकाली, और हम देखते हैं कि भारत ने उसका बहुत सक्षमता से, बहुत प्रभावी ढंग से और दूसरे देशों की तुलना में बहुत आगे बढ़कर उसका सक्षमता से सामना किया। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि किसी के मन में यह कैसे नहीं आया, यह जो रोग निर्माण होने के बाद उस रोग से का निवारण करने की जो दृष्टि है, यह तो रोग को निमंत्रण देने वाली ही दृष्टि है कि रोग आने दो, फिर तो उसका निराकरण करेंगे। भारतीय दृष्टि तो हमेशा से रोग निवारण नहीं, तो रोग की रोक से भी आगे की हुआ करती थी। ये रोग निर्माण ही ना हो, यह विचार वास्तव में श्रेष्ठ विचार है। रोग निर्माण हो और उसको हम ठीक करें, यह तो बहुत घटिया सोच है। यही अभारतीय सोच है। उनका पूरा मेडिकल साइंस जो है इसके ऊपर खड़ा है। हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य का विचार होता है, तो जिसमें स्वस्थता का विचार होता है, जिसमें औषधि का विचार तो बहुत बाद में आता है। गलती से कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मेडिसिन का विषय आता है, औषधि का विषय आता है। अन्यथा तो विचार हमारे यहाँ ऐसे होता था कि भाई रोग का प्रादुर्भाव ही ना हो, इससे भी परे, यानी जीवन हमारा ऐसा हो कि कोई संभावना ही ना हो रोग के निर्माण की। इस दृष्टि से, भारतीय दृष्टिकोण से
कहीं भी दुनिया में और न ही भारत में इस प्रकार का विचार किया गया। यह जो बायोटेक्नोलॉजी है, जिसके कारण एक छोटी सी कंपनी भी पूरे विश्व को बंधक बनाने में सफल हो सकती है, ऐसी है जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो बहुत भयंकर है, बहुत संहारक है, बहुत व्यापक है। इसे समस्या इसके कारण निर्माण ही ना हो, इस प्रकार से जीवन कैसे जीना, इसका विचार भारत में कैसे किया गया था? इसका विचार कहीं नहीं हुआ। वास्तव में तो होना ही चाहिए था कि एक साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का एक गुट खड़ा होता और बहुत तीव्रता से, बहुत संगठित होकर मांग करता, ये जो सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, यह जितनी सूक्ष्म है उतनी संहारक है, उतनी व्यापक है। और ऐसी टेक्नोलॉजीज ही नहीं केवल, तो ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन तीनों के बारे में पात्रता की कसौटी लगाने की आवश्यकता है। सामान्य ज्ञान है वो सबके लिए खुला रहेगा, लेकिन कुछ विशेष ज्ञान आ जाता है तो वह पात्र व्यक्ति को ही जाना चाहिए। जो कुपात्र है उसके पास नहीं पहुंचना चाहिए। और ये जो सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज हैं, सूक्ष्म प्रौद्योगिकियां हैं, इनके बारे में तो पात्रता की कसौटी बहुत 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 कठोर होनी चाहिए। कितनी कठोर? तो हम कह सकते हैं, यदि मेरे पास वो ज्ञान है तो मुझे ज्ञान प्राप्त होने से पहले, मुझे ज्ञान किसी ने संक्रमित करने से पहले, मैं पात्र हूं या नहीं, इसकी आश्वस्ति करने के बाद में ही मुझे वह ज्ञान उसने देना चाहिए। अब मेरी पात्रता कैसी जानी जाएगी? तो मेरे कनपटी पर कोई बंदूक लगाकर भी मेरे ज्ञान का दुरुपयोग करना चाहे, मुझसे करवाना चाहे, तो नहीं कर सकता। मर जाऊंगा, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा, नहीं होने दूंगा। इस प्रकार की जिसकी श्रद्धा है, इस प्रकार का जिसका संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, वही इस प्रकार की सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज के लिए पात्रता का निकष है, पात्रता की कसौटी है। लेकिन ऐसा विचार कहीं नहीं हुआ। भारत में तो यह होता रहा है हमेशा। देखिए, महाभारत में हम देखते हैं, ब्रह्मास्त्र का उदाहरण मैं हमेशा देता हूं। महाराष्ट्र में महाभारत के काल में, महाभारत के युद्ध में उपस्थित 5-6 लोग ऐसे थे जो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखते थे। ब्रह्मास्त्र ऐसी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी थी जो बहुत संहारक ऐसा अस्त्र था। लेकिन जैसे ही ध्यान में आया कि इसका दुरुपयोग किया है अश्वत्थामा ने, और अश्वत्थामा इसका दुरुपयोग कर पाया, उसका कारण यह था कि अश्वत्थामा कुपात्र था। तो कुपात्र होने के उपरांत भी पुत्र मोह के कारण द्रोणाचार्य ने उसे ब्रह्मास्त्र की विद्या का दान किया है। ऐसा ध्यान में आते ही हम देखते हैं कि महाभारत के काल के बाद में आगे कहीं भी ब्रह्मास्त्र के उल्लेख हम अपने इतिहास में नहीं पाते। तो इस प्रकार से भारत में शोध दृष्टि का विचार, जो जीवन के सभी क्षेत्रों को व्यापने वाला होता है, उसका विचार बहुत गहराई से किया गया था। आज भी भारतीय शोध दृष्टि का विषय उतना ही प्रासंगिक है। मैंने अभी कोरोना का उदाहरण देकर वो बताने का प्रयास किया ही है। अभी मैं स्वाति ताई से निवेदन करूंगा कि वह भीष्म इंडिक का निवेदन करें, उसके बाद में हम अगला विषय शुरू करेंगे। स्वाति जी। नमस्कार। जीवन का भारतीय प्रतिमान यह व्याख्यानमाला जिस पर आधारित है वो हमने 2 ग्रंथों में प्रकाशित किया है। 2 खंडों का एकत्रित मूल्य छूट देकर 799 रुपए है। 2 खंडों के कुल पृष्ठ 728 है। ये छूट हमने 30 सितंबर तक बढ़ाई है। कृपया ये दोनों ग्रंथ आप जरूर लीजिएगा।
अपने घर में होने ही चाहिए, ऐसे ये ग्रंथ है। मैं भी अभी पढ़ रही हूँ। इसका गूगल पे क्रमांक है 9503864401। भीष्म प्रकाशन का ये नंबर है। इस पर आप अपना पेमेंट करके अपनी प्रत घर पर मंगवा सकते हैं। दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। कुटुंब क्या है, कुटुंब की विशेषताएं क्या है, कुटुंब भावना का विकास कैसे होता है और आज के समाज में जो समस्याएं चल रही है उसकी जड़ें हमारी कुटुंब व्यवस्था बहुत बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने की वजह से है, ये हम समझ सकते हैं। तो कुटुंब व्यवस्था सुदृढ़ कैसे हो, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है। प्रकाशन पूर्व छूट में ये मात्र 250 रुपए में हमने उपलब्ध किया है। ये भी हमारे घर में हमारे बच्चों के लिए, किसी को उपहार देने के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि ये आप अपने स्नेही जनों के तक पहुंचाइए और आप भी खुद खरीदी कीजिएगा। गूगल पे क्रमांक है इसका 9503864401। इस पर अगर आप तीनों ये ग्रंथ लेते हैं तो 1000 रुपए में ये तीनों ग्रंथ आपके लिए उपलब्ध करने वाले हैं हम। तो आप ये जरूर संधि ले लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये जो पूरा शोध का क्षेत्र है, ये केवल भारत में ही नहीं, तो पूरे विश्व भर में साइंटिफिक अप्रोच और साइंस का अप्रूवल, साइंस की स्वीकृति है क्या उसको, तो वह स्वीकारनीय है, तो वह सत्य है। वास्तव में साइंस है क्या? तो साइंस है प्रकृति के नियम। साइंस यह सत्य के खोज की यात्रा है और इस दृष्टि से साइंस के जो नियम है वह सत्य ही है, उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से साइंटिस्ट लोगों ने, वर्तमान साइंटिस्ट लोगों ने उसको पंच महाभूतों में मर्यादित करके रखा है, सीमा में बांध के रखा है और पंच महाभूतात्मक ऐसी कसौटियां लगाकर और पंच महाभूत से जो परे है उसको भी जांचने का जब प्रयास होता है और ऐसा प्रयास ही वास्तविक उसका परीक्षा का मूल्यांकन का तरीका है। ऐसा जब शक्ति के साथ प्रस्थापित किया जाता है तब उससे आतंक निर्माण होता है। पूरे विद्वत जगत में यह साइंटिफिक अप्रोच और अप्रूवल ऑफ साइंस का आतंक फैला हुआ है। एक दो उदाहरण देकर मैं इसको स्पष्ट करता हूं। देखिए, कुछ वर्षों पहले दूरदर्शन पर कुछ लगभग सभी वाहिनियों पर, चैनल्स पर एक उपक्रम चलता था। वह था पुनर्जन्म के संदर्भ में। वह जो वाहिनी होती थी वह अपनी एक टीम बनाती थी, टोली बनाती थी। इस टोली में कुछ भारतीय दृष्टिकोण के जानकार ऐसे लोग होते थे, लेकिन इस टोली में एक साइंटिस्ट भी होता था। और ये टोली क्या करती थी, कहीं पर पुनर्जन्म की कहीं ऐसी खबर मिली तो वहां जाकर उस व्यक्ति से बात करते थे, उसे पता करते थे कि क्या क्या उसे पुनर्जन्म का, पहले के जन्म का क्या क्या याद है, और वह सब जानकर फिर वहां जाते थे जहां पर इसका पूर्व जन्म हुआ था, पूर्व का जन्म था, वहां जाते थे और उसकी जांच करते थे। और सामान्यतः इस उपक्रम में लगभग सभी जो चैनल्स थे उनके इस चर्चा में यही बात आगे आती थी कि जो उसने पुनर्जन्म के बारे में जो बताए हैं पिछले जन्म की बातें, वह सत्य निकली वहां।
उनको जांचने पर उन्हें सत्य पाया गया। तो यह सब होता है। उसके बाद में सबसे अंत में वो जो सूत्र संचालन करने वाली स्त्री होती है या पुरुष होता है, वह साइंटिस्ट को आगे बुलाता है और उससे पूछता है, भाई साहब आप भी इस टोली के सदस्य थे, आपने क्या निरीक्षण परीक्षण किया? तो बोले हाँ, जो बाकी सब लोगों ने निरीक्षण किया है वही मेरा भी निरीक्षण है। तो ये जो न्यूज चैनल वाला होता था वो पूछता था या पूछती थी कि इसके बारे में साइंस का क्या कहना है? और वो साइंटिस्ट कहता था, ये प्रत्यक्ष में हमने देखा है लेकिन साइंस इसे मान्य नहीं करता। अब कल्पना कीजिए, न तो यह चैनल वाले और न यह साइंटिस्ट ये अपने साइंस की मर्यादा को जानते हैं, और जो उनकी साइंस की मर्यादा से परे है उसको साइंस की कसौटी पर तोलने का प्रयास करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, साइंस इसे मान्य नहीं करता और इसके पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार के जो अड़ियल साइंटिस्ट हैं, और बहुत बड़ी संख्या में है ये अड़ियल साइंटिस्ट जो हैं, जो अनात्मवादी हैं, जो जड़वादी हैं, जो मानते हैं कि जड़ से ही उसकी विकास की प्रक्रिया में, विकास कैसे होता है जड़ का तो ये वही जाने, जड़ की विकास प्रक्रिया से जीव निर्माण हो गया। तो ऐसे बुद्धिहीन, ऐसे तर्क लगाने वाले या जो बुद्धि संगत उत्तर हैं उनको नकारने वाले ऐसे जो अड़ियल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यह आतंक निर्माण कर रखा है। और दुर्भाग्य से भारतीय शोध दृष्टि, भारतीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि रखने वाले लोग उतने ज्ञानी, उतने समर्थ, दोनों ही प्रकार की ज्ञान धाराओं को अच्छी तरह से जानने वाले और हिम्मत वाले ऐसे न होने के कारण आज तक यह आतंक पूरे विश्व भर में प्रस्थापित है। इस आतंक का परिणाम क्या है? तो परिणाम यह हो रहा है, ये साइंस ने अपने आसपास जो मर्यादाएं बांध रखी हैं, इसके कारण प्योर साइंसेस के क्षेत्र में ऐसी जानकारी मिलती है कि 1980 के शतक के बाद में एक भी नया तत्व या नया सूत्र खोजा नहीं गया, ठप हो गया। प्योर साइंसेस का विकास पूर्णतः 100% ठप हो गया। उसके बाद में हम बाकी सामान्य लोग तो ये जानते हैं कि वाह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या प्रगति कर रही है, लेकिन साइंस कोई प्रगति नहीं कर रहा। साइंस तो वहां जाकर यहां तक पहुंचा है केवल कि किसी पार्टिकल को उन्होंने गॉड पार्टिकल कह दिया, ये परमात्मा पार्टिकल है। अब ये क्या होता है वो नहीं जानते, किसी पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कह दिया उन्होंने। तो कुछ धीरे 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 उस सीमा से आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से। सामान्य मनुष्य तो यही समझता है कि जो साइंस है बस उसकी सीमा है, उसने यदि सत्य सिद्ध कर दिया तो सत्य है। सत्य की परिभाषा बदल दी है इस साइंस ने। प्रयोगशाला में, यानी भौतिक जो उपकरण जिस प्रयोगशाला में है, ऐसी प्रयोगशाला में भौतिक उपकरणों के माध्यम से जो सिद्ध किया जा सकता है वही सत्य है। जो बार बार सिद्ध किया जा सकता है वही सत्य है। जो कोई भी व्यक्ति वहां जाकर उस प्रक्रिया के माध्यम से सिद्ध कर सकता है वही सत्य है। वास्तव में तो वह सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि वो तो प्रयोगशाला में सिद्ध हो गया है। लेकिन उस प्रयोगशाला में जो सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा भी बहुत सारा सत्य का क्षेत्र है। इसे न समझना, इसके कारण साइंस की जो मर्यादाएं हैं वह बंध गई हैं। साइंस और विज्ञान, इसके अंतर को पीछे भी मैंने बताया था एक बार, अभी फिर एक बार संक्षेप में बता दूं
कि साइंस की मर्यादा जो है पंच महाभूतों की है। भगवत गीता में कहा है भूमि रापो नरो वायु खम मन, खम तक यानी भूमि आप, पृथ्वी आप, तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत जो हैं, साइंटिस्टों ने अपने साइंस को इन पंच महाभूतों की सीमा में बांध रखा है। भगवत गीता का 7वां अध्याय ही ज्ञान विज्ञान योग है। उसमें विज्ञान की परिभाषा या विज्ञान की जो अवधारणा है उसको कुछ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसमें बताते हैं भूमि रापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो अष्टधा प्रकृति है इसे जानना यही विज्ञान है। इसके माध्यम से परमात्मा तत्व को जानने का प्रयास करना यही विज्ञान है। कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान जो है इसमें मन, बुद्धि और अहंकार ऐसे तीन बहुत व्यापक ऐसे घटक जो पंच महाभूतात्मक शरीर की इंद्रियों से बहुत सूक्ष्म हैं, ऐसी तीन बातें विज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। इसका भी वर्णन भगवद गीता में 3रे अध्याय में मिलता है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम्बना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। ये जो पंच महाभूतात्मक इंद्रियां हैं, यह पंच महाभूतों के सूक्ष्म हिस्से को इंद्रिय कहा जाता है। सामान्य पंच महाभूतों से सूक्ष्म रहती हैं, लेकिन जो मन है यह तो इन इंद्रियों से भी बहुत सूक्ष्म है, बुद्धि उससे सूक्ष्म है, और आगे जो अहंकार है या उससे आगे जो आत्म तत्व परमात्मा तत्व है यह तो उससे भी बहुत सूक्ष्म है। तो इनको जानने के लिए, इनको जांचने के लिए पंच महाभूतात्मक कसौटियां, पंच महाभूतात्मक उपकरण यह निरुपयोगी सिद्ध होंगे। यह तो सहजता से ध्यान में आने वाली बात है। लेकिन इन क्षेत्रों में भी, जैसे पुनर्जन्म के बारे में मैंने बताया, साइंटिस्ट लोग अड़े हुए हैं कि हम नहीं मानते इसको। अरे मत मानो, तुम तो सत्य की खोज करने निकले हुए लोग हो, और ऐसे जो सत्य है, जो आप अनुभव कर सकते हो, मन होता है, यह अब धीरे धीरे साइंस के क्षेत्र में कुछ लोग मानने लगे हैं। उस मन को अभी भी पंच महाभौतिक ही मानने वाले लोग हैं, और इसीलिए मन के व्यापारों को जानने के लिए उन्होंने जो उपकरण बनाए हैं ये सब पंच महाभूतात्मक उपकरण हैं। इनके माध्यम से वह पंच महाभूतात्मक जो तन्मात्राएं हैं, जो सुनना है, देखना है, स्वाद है, स्पर्श है, श्रवण है, इनके माध्यम से जो समझ सकते हैं वहीं तक उन्होंने इसे सीमित रखा है। इससे आगे मनुष्यष्ठान इंद्रियाणि, इंद्रियों से सबसे श्रेष्ठ जो मन है, छठा इंद्रिय है, इसके बारे में अब वो धीरे 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 समझने लगे हैं। भारतीय शोध दृष्टि का विचार करना है तो विज्ञान का विचार करना होगा। साइंस से आगे बढ़कर विज्ञान का विचार करना होगा, और विज्ञान से भी आगे बढ़कर अध्यात्म का विचार करना होगा, अध्यात्म शास्त्र का विचार करना होगा। अब यहाँ अध्यात्म शास्त्र का एक हिस्सा विज्ञान है, अष्टधा प्रकृति का ज्ञान है, और अष्टधा प्रकृति का एक छोटा हिस्सा पंच महाभूतात्मक साइंस है। इसे हमें समझना होगा, और इस दृष्टि से हम कोई भी शोध कार्य करते हैं तो इन तीनों में जो अंगांगी संबंध है, अध्यात्म शास्त्र के विपरीत अष्टधा प्रकृति के ज्ञान के उपयोग में कुछ नहीं होना चाहिए, इसके विपरीत नहीं होना चाहिए। विज्ञान के जो अष्टधा प्रकृति के जो लाभ हैं उनके विपरीत साइंस के क्षेत्र में कुछ नहीं होना चाहिए। एक प्योर साइंसेस और अप्लाइड साइंसेस, ऐसा एक विभाजन वर्तमान साइंस के क्षेत्र में पाया जाता है। इंदौर में होलकर कॉलेज में मैं गया था, वहां के जो प्राचार्य थे उनसे मिला। सौभाग्य से वो विज्ञान भारती के ज्येष्ठ कार्यकर्ता थे, तो उनके साथ में चर्चा हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या विषय रखेंगे। मैंने कहा कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारतीय दृष्टि यही विषय रखूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है।
उनके साथ में जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा, देखो भाई, हमने साइंस के लोगों ने तो ये तय कर लिया है कि हमारा काम तो सत्य की खोज करना है बस। वो विज्ञान के सृष्टि के जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, वो हम खोजेंगे और लोगों के सामने रखेंगे। उसका उपयोग करना है, दुरुपयोग करना, सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना, यह सिखाना तो शिक्षा का काम है। मैंने कहा यह तो बहुत गलत धारणा है, यह भारतीय धारणा नहीं है। यह तो गंदगी आप फैलाएं और उसको साफ कोई दूसरा करे, यह नहीं चलेगा। इस प्रकार से जीवन नहीं चलता है। गंदगी आप करेंगे तो साफ भी आपको ही करना है। इसे ध्यान में रखकर विज्ञान की ओर देखने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, इनका जो अंगांगी संबंध है, इसे समझना यह भारतीय शोध दृष्टि का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसे ही एक एक शोध दृष्टि के पहलुओं का विचार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। शोध दृष्टि का और एक पहलू है, ये जो विज्ञान है, सत्य की खोज है। इस सत्य की खोज में साइंस, विज्ञान और अध्यात्म, इनका विचार जैसे होता है तो ये केवल ज्ञान का विचार नहीं होगा। तो ज्ञान के साथ में उस ज्ञान का सदुपयोग कैसा हो, सदुपयोग ही हो सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं कैसे निर्माण की जाए, इस प्रकार की मनुष्य जाति की मानसिकता कैसे निर्माण की जाए, यह भी इस भारतीय शोध दृष्टि का एक अनिवार्य पहलू है। और इस दृष्टि से हमारे यहाँ शास्त्रों की प्रस्तुतियां हुई हैं। विज्ञान और शास्त्र में अंतर यही है, विज्ञान तो सृष्टि संचालन के नियम हैं, प्रकृति के नियम हैं। साइंस भी वही है, केवल थोड़ी मर्यादित क्षेत्र में है। लेकिन शास्त्र जो होता है, वह जो विज्ञान के सृष्टि संचालन के प्रकृति के जो नियम है, उन नियमों को जब सर्वे भवन्तु सुखिनः के अनुशासन में बांधा जाता है, और अनुशासन में बांधकर उसके प्रयोग के लिए इसका प्रयोग कैसे करना, किसने करना, कितना करना, क्यों नहीं करना, यह कर न पाए, इससे अतिरिक्त, इससे विपरीत कोई कर न पाए, उसके लिए व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन सबका विचार जो करता है उसे शास्त्र कहते हैं। तो भारतीय शोध दृष्टि में शास्त्र को महत्व है। अंग्रेजी शिक्षा के बारे में मैं जब से शिक्षा का अध्ययन शुरू किया तब से जानता हूं। अंग्रेजी शिक्षा के बारे में कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा प्रिस्क्रिप्टिव है, यह डिस्क्रिप्टिव है, यानी वर्णन करती है, समस्याओं का वर्णन करके रुक जाती है। भारतीय दृष्टि जो है, शिक्षा की दृष्टि, वह डिस्क्रिप्टिव है, यह प्रिस्क्रिप्टिव है, यानी इसका रोग निदान करने वाली है। केवल रोग का विवरण करके नहीं रुक जाती। तो रोग दूर कैसे हो, और रोग हो ही नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके उपाय बताती। तो ये जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है, इसका हमें स्वीकार करना होगा। और इस दृष्टि से जो वर्तमान में शोध का क्षेत्र है, सत्य का क्षेत्र है, सत्य जानने के जो तरीके हैं, उनको प्रमाण कहा जाता है। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शास्त्र वचन या आप्त वचन प्रमाण। तो इसमें शास्त्र वचन जो प्रमाण है, यह सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में भी हर मनुष्य हर अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए जो ध्यानावस्था प्राप्त ऐसे विद्वान हैं, ऋषि हैं, ऋषि की तो परिभाषा ही है ऋषि दर्शना, जो दर्शन करता है, ज्ञान के दर्शन करता है और उसकी प्रस्तुति करता है शास्त्र के रूप में, वह ऋषि होता है। और हमारे वेद इसी प्रकार के ज्ञान के ग्रंथ हैं जो ध्यानावस्था प्राप्त ऋषियों ने प्रस्तुत किए हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्र की महत्ता है। यह शोध की ओर देखने की दूसरा दृष्टिकोण है या दूसरा पहलू है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे देखा जाना चाहिए। ज्ञान केवल ज्ञान तक सीमित न रहे, या उसका जिसे उपयोग करना है वो उपयोग करे, दुरुपयोग करना है तो दुरुपयोग करे, इस प्रकार से नहीं। तो उसका सदुपयोग ही हो सके, इस प्रकार से व्यवस्थाएं भी कैसे निर्माण करना, ऐसी मानसिकता कैसे निर्माण करना,
यह भी शास्त्र का विषय बनता है। हमारे शोध क्षेत्र में इस प्रकार से शोध कार्य होना चाहिए। और आगे चलते हैं। जो शोध कार्य आज भारत में चल रहे हैं, इनकी नींव तो अंग्रेजों ने डाली हुई है। अंग्रेजों की जो विरासत हमारे शोध क्षेत्र ने पाई है, उस लीक पर, उस पगडंडी पर हमारे भारतीय विद्वान अंधे होकर चल रहे हैं। और यह दृष्टि कैसी थी? तो अंग्रेजों की तो यहाँ दृष्टि यह थी कि अब भारत या भारतीय जीवन जो है, भारतीय समाज जो है, यह अत्यंत पतित समाज है। इसे श्रेष्ठ बनाने का दायित्व यह सफेद लोगों का है, अंग्रेजों का है, जिसे वो व्हाइट मैन्स बर्डन कहा करते थे। ये भारत के लोगों को, भारत के ज्ञान के क्षेत्र के अंधकार को दूर करने का दायित्व यूरोप का है, अंग्रेजों का है, ऐसा वो माना करते थे। और इस दृष्टि से भारत के बारे में उन्होंने जो अध्ययन किए, वो भारत के बारे में अध्ययन थे, भारत के लिए अध्ययन नहीं थे। भारत यह अनादिकाल से एक श्रेष्ठ राष्ट्र रहा है, श्रेष्ठ समाज रहा है, अत्यंत सुख संपन्न, समृद्धि युक्त ऐसा यह समाज रहा है, विश्व गुरु रहा है। तो यह विश्व गुरु कैसे रहा, यह जानने के लिए खोज कार्य वो नहीं करते थे। तो भारतीय समाज पराभूत कैसे हो गया, इसमें जो दोष निर्माण हुए काल के प्रवाह में, वो दोष कौन कौन से हैं, और उन दोष को उभारते हुए पूरे भारतीय समाज को बदनाम करने के लिए, भारतीय समाज को नीचा दिखाने के लिए उनके शोध कार्य चलते थे। दुर्भाग्य से आज भी हमारे शोध क्षेत्र में कार्य ऐसे ही चलते हैं, भारत के बारे में चलते हैं। ये धर्मपाल जी अपना जो साहित्य है, अंग्रेजों ने जो उनका पुरालेखागार है, उसमें से जो साहित्य का अध्ययन किया था, उसके आधार पर धर्मपाल जी ने ग्रंथ लिखे थे, जिसमें भारतीय चित्त, मानस और काल, इस ग्रंथ में वो बताते हैं कि भारत का अध्ययन अंग्रेज जो कर रहे थे, वह एंथ्रोपोलॉजी के ढंग से कर रहे थे। एंथ्रोपोलॉजी यह समाज के अध्ययन की एक शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत जो विजित समाज है, जीता हुआ समाज है, वो जो जीता हुआ, जिसको जीता हुआ है, ऐसे पराभूत, पराजित समाज का अध्ययन करता है। और अध्ययन के आधार पर ऐसे निष्कर्ष खोज निकालता है, यह समाज पराजित क्यों हुआ, यह समाज में हीनता क्या है, यह समाज दुर्बल क्यों है, यह समाज यह नष्ट होने लायक क्यों है। इस प्रकार से उनकी खोज कार्य की दिशा होती है। दुर्भाग्य से आज भी हमारा शोध क्षेत्र जो है, यह एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से ही भारतीय जीवन का अध्ययन करता दिखाई देता है। अपवाद तो कुछ निर्माण हो रहे हैं, और एक आशा की किरण ये कहें कि गतिमान भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में आज भी एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर ही भारत का अध्ययन होता दिखाई दे रहा है। इसमें भारत के बारे में तो अध्ययन होता है, लेकिन भारत के लिए अध्ययन नहीं होता। एक दो उदाहरण मैं बताऊं आपको। देखो, भगवत गीता के बारे में भारतीय परंपरा में बहुत श्रेष्ठ ऐसा स्थान है। जो सत्य की प्रतिष्ठापना की, प्रमाण की, अधिष्ठान की जो मान्यता है भारत की, उसमें जो प्रस्थान त्रयी है, उस प्रस्थान त्रयी का एक हिस्सा है भगवत गीता। बाकी दो हैं, एक तो है उपनिषद, उपनिषदों का ज्ञान। उपनिषद यह वेद ज्ञान के ग्रंथ हैं, वेद का जो ज्ञान पक्ष है उसको प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ हैं। उपनिषदों के आगे दूसरा जो प्रस्थान है वह है ब्रह्मसूत्र। यह ब्रह्मसूत्र है, निचोड़ है।
ये जो उपनिषदों का ज्ञान है उसका निचोड़ है। इसीलिए इसको वेदांत दर्शन भी कहा जाता है कि सबसे अंत में उसका जो निष्कर्ष निकाला गया है वह वेदांत दर्शन है। और इन दोनों की बहुत सही और बहुत सहज, बहुत सुलभ, समझने योग्य ऐसी भाषा में की हुई प्रस्तुति भगवत गीता है। और इसके लिए हमारे यहाँ सत्य की प्रतिष्ठापना के, प्रमाण की प्रतिष्ठापना के जो भारतीय अधिष्ठान है वह प्रस्थान त्रयी हुआ करता था। और यह प्रस्थान त्रयी जो है यह साइंस, विज्ञान और अध्यात्म इन तीनों के लिए लागू ऐसा था। तो भगवत गीता के बारे में हमारे यहाँ आजकल कई प्रयोग हम चलते देखते हैं, लोग इसका उपयोग करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनका अध्ययन जो होता है वो भगवत गीता की श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं होता है। वो उसमें से ढूंढते हैं और फिर अपने पैसे कमाने के उपक्रम चलाते हैं। मैनेजमेंट इन भगवत गीता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ज्ञानेश्वरी। अब ये क्या कहे, इसके वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वो भगवत गीता की श्रेष्ठता को सिद्ध करना नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि वर्तमान व्यवस्थापन क्षेत्र के मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं उसी का समर्थन भगवत गीता कैसे कर रही है। भगवत गीता की श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं होता ये उपक्रम। कार्यक्रम जो उनका है, काम जो है वो काम तो बुद्धिमत्ता का है, लेकिन वो भगवत गीता को प्रतिष्ठित करने का काम नहीं है। वह यह जो अभारतीय मैनेजमेंट का जो विज्ञान है या साइंस है उसको प्रतिष्ठित करने के लिए होता है। ये जो अभारतीय विज्ञान या साइंस है इसको प्रतिष्ठित करने के लिए बंधक के रूप में ज्ञानेश्वरी का उपयोग किया जाता है। इस बात को हमें समझना होगा। और इस दृष्टि से भारत में हम जो शोध कार्य कर रहे हैं ये भारत के लिए होने चाहिए। भारत यह फिर से विश्व गुरु कैसे बन सकता है, इसमें अभी कौन सी जीवनी शक्ति बाकी है, इस जीवनी शक्ति को विकास कैसे किया जा सकता है, इसका जो विराट है इसको जागृत किस प्रकार से किया जाता है, इसका जीवन जो है यह युगानुकूल श्रेष्ठ जीवन की प्रस्तुति कैसे की जा सकती है, इस प्रकार से शोध क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। केवल ज्ञान धारा के क्षेत्र में शोध कार्य कर नहीं चलेगा, उसके पूरे जीवन तक इसकी व्याप्ति बढ़ानी होगी। इन ज्ञान धारा के जो विषय हैं, विचार हैं, इनको व्यवहार में ढालने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए, प्रत्यक्ष जीवन में जीने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी, ऐसे व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी शोध कार्य, यह भी आज के शोध के क्षेत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जो अभारतीय शोध का क्षेत्र है वो जाने उनको क्या करना है, लेकिन भारतीय शोध के क्षेत्र के सामने तो यह चुनौती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक श्रेष्ठ ऐसा जीवन हजारों लाखों वर्षों से भारत जीता आया है, भारतीय समाज जीता आया है, और इसलिए उसका अध्ययन करना और भविष्य का अध्ययन इसलिए करना वर्तमान में कि भविष्य उसी प्रकार से दैदीप्यमान हो, भविष्य में फिर से भारत विश्व गुरु बन सके, इस प्रकार से हमारा खोज कार्य होना चाहिए। इसका सबसे अंतिम जो या एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वह यह भी है, इस शोध क्षेत्र का, खोज के क्षेत्र का नेतृत्व है यह अनात्मवादियों के हाथ में न रहे। दुर्भाग्य से आज यह जड़वादी जो है, अनात्मवादी है, जो चैतन्य को नहीं मानते, जो जड़ में से ही चेतन निर्माण हुआ ऐसी मिथ्या धारणा लेकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथ में आज शोध क्षेत्र का नेतृत्व है। और इस कारण पूरा विश्व यह विनाश की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हमें दिखाई देता है। इसे यदि हमें बचाना है तो जैसे अर्नोल्ड टॉयन भी कहते हैं, ये एक यूरोपियन चिंतक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो बताते हैं जिस प्रकरण का प्रारंभ यूरोप ने किया है
अमेरिका ने किया है। यदि मानव जाति को आत्मनाश से यदि बचाना है, तो जिस प्रकरण का प्रारंभ यूरोप और अमेरिकी विद्वानों ने किया है, उसका अंत अनिवार्य रूप से भारतीय होना चाहिए। The chapter which had a Western beginning shall have to have an Indian ending if the world is not to trace the path of self-destruction of human race. ऐसा वो कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह जो अनात्मवादी दृष्टिकोण रखने वाले जो शोध कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे आगे जो आत्मवादी हैं, जो परमात्मा को समझते हैं, जो अध्यात्म को समझते हैं, अष्टधा प्रकृति को समझते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों के हाथ में, ऐसे ऋषि तुल्य लोगों के हाथ में शोध क्षेत्र का नेतृत्व रहे। इसके लिए आवश्यक है कि जो ऋषि तुल्य ऐसा जीवन जीने वाले लोग हैं, और शोध के क्षेत्र में अपनी जो श्रेष्ठता है उसे प्रतिष्ठित करें। और इस दृष्टि से भारत में शोध के क्षेत्र में बहुत एक व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता आज प्रासंगिक है। इसे हमें समझना होगा। ये जितनी जल्दी हम करेंगे, उतना ही केवल भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए हितकारक होगा। क्योंकि भारत की शोध दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत में कोई भी खोज होगी, कोई भी शोध कार्य होगा, तो वह सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए ही होगा। इसके विपरीत कोई भी खोज कार्य होगा तो वह तिरस्करणीय है, उसका सार्वत्रिकीकरण नहीं हो सकता। किसी को उसका विकास करके अपने व्यक्तिगत स्तर पर अपना नुकसान करना है तो वो कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि उसका सार्वत्रिकीकरण होना है, उसे समाज जीवन में व्याप्तता से लाना है, सृष्टि के लिए उसका उपयोग करना है, तो यह सर्वे भवन्तु सुखिनः की दृष्टि, यह हमारी खोज के क्षेत्र की दृष्टि का आधार होना यह अनिवार्य है। इसे हमें समझना होगा। अभी यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगला हमारा जो विषय होगा, अगले व्याख्यान का जो पुष्प होगा, उसका विषय होगा भारतीय शिक्षण क्षेत्र में व्याप्त संभ्रम। भारतीय शिक्षण क्षेत्र में व्याप्त संभ्रम। धन्यवाद। स्वाति जी। जी सर, जिन्हें कोई सवाल पूछना है कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। कैलाश जी पहला सवाल पूछना चाहते हैं। कैलाश जी अनम्यूट करके पूछिए। मैं वैसे ये पूछ रहा था, ये कैलाश जी थोड़ा जोर से। एक मिनट, एक डिवाइस बंद कर देता हूँ। वो डिवाइस कर दी। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। एक मिनट अभी मैं ये पूछ रहा था, ये उपनिषद का अगर हमको सरल अध्ययन करना है, संस्कृत उतना तो पढ़ नहीं पाएंगे, उसके लिए कौन सी पुस्तक जो है ठीक रहेगी? आपने त्रयी विद्या जो बताया था, एक तो श्रीमद् भगवत गीता बताया, उपनिषद बताया और ब्रह्मसूत्र, ऐसा बताया था ना? जी जी। हाँ, इन तो तीनों को मिलाकर प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी। तो क्या हमारे भारत में हजारों लाखों वर्षों से प्रमाण का अधिष्ठान, भारतीय अधिष्ठान यही रहा है, प्रस्थान त्रयी रहा है। नहीं, इसकी पुस्तक में चाहता हूँ, भगवत गीता तो मिल जाती है, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के लिए कहाँ से मिलेगा? वो गीता प्रेस गोरखपुर से मिल जाएंगी? वैसे तो भगवत गीता भी यदि आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें तो मोटा मोटी पूरा जो वेद ज्ञान है वो उसमें संक्षिप्त रूप में, क्योंकि पूरा तो आ नहीं सकता, लेकिन संकेतात्मक रूप में तो बहुत कुछ उसमें आ गया है। तो भगवत गीता का भी आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। उपनिषदों में क्या है ना, कुछ बहुत सारी बातें उसमें से ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। उपनिषदों में क्या है ना, कुछ श्लोक जो अब तो उल्लेख अभी करने के लिए रहते गीता हैं। अध्ययन का ये चला ही रहे ना उपक्रम। हाँ, बस उसको व्यापकता से चलाइए। जी जी जी। अच्छा, दूसरा उसमें अष्टधा प्रकृति जो बताई थी जी, अष्टधा प्रकृति जो बताई थी, वो आपने कौन कौन सी बताई थी? ये भगवत गीता के 7वें अध्याय में आप पाएंगे, जी, शायद चौथा या 5वां श्लोक है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च
जी अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति रष्टधा। जी। जो 5 महाभूत है उससे आगे मन, चौथा बुद्धि और अहंकार। चौथा श्लोक है, जी चौथा श्लोक है, चौथा। हाँ, चौथा श्लोक है, बराबर। जी, इसमें जो दिया है मन बुद्धि अहंकार और जुड़ जाएंगे इसमें। हाँ पंच महाभूत तो हम बोलते ही हैं, उसमें मन बुद्धि और अहंकार बोल जाएंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक। तो अहंकार अब जो है इनका- ये आत्मा जी अलग है, अहंकार अलग है, ऐसा कुछ है क्या? जी, आत्मा और अहंकार, इसको अहंकार को नहीं समझ पाया मैं। ये अहंकार जो है यह उस जीवात्मा का कर्ता भाव, भोक्ता भाव और ज्ञाता भाव, इसे अहंकार कहा जाता है। जीवात्मा को जब आत्मा का ही मैं करता हूं, आत्मा का ही विस्तार रूप है अहंकार जो है। हाँ आत्मा, और एक ढंग से कहें तो जीवात्मा को अष्टधा प्रकृति को जोड़ने वाला यह घटक है। ठीक ठीक ठीक। यह जीवात्मा का प्रतिनिधि है। जी हेलो। हाँ, मैं किशोर आपटे बोल रहा हूँ। जी। किशोर आपटे पुणे से बोल रहा हूँ। समाज में आज एक ऐसा वर्ग है। एक मिनट। आपने सर 1 मिनट, कैलाश जी का पूरा हो जाने दो। हाँ, दूसरा ये अष्टधा प्रकृति आपने अपर एक मिनट। नहीं है, हमेशा अष्टधा प्रकृति को ही अपरा कहा है। हाँ, अपरा ये हो गया। अब परा, आगे के परा श्लोक कौन सा में होता है? अपरा और परा का वर्णन है। जी, परा जो है यह है जीवात्मा परमात्मा का जो क्षेत्र है, अध्यात्म का जो क्षेत्र है, जी जी जी। इसमें परा अपरा भी आता है, विज्ञान की अष्टधा प्रकृति भी आती है और साइंस के पंच महाभूत भी आ जाते हैं। ओके ओके, ठीक ठीक यह अध्यात्म शास्त्र है। ठीक 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 है। और तो फिर बातचीत होती रहेगी। पुणे से कौन पूछ रहे थे? जी, किशोर जी आपटे पूछना चाहते हैं। हाँ किशोर जी बोलिए। पूछिए। उसको। हाँ, मेरा सवाल ऐसा है कि आज समाज में एक वर्ग ऐसा है कि उन्होंने खुद ने तो समाज का भला नहीं किया, मगर जो अभी जो अच्छा चल रहा है उसके बारे में भी वो विपरीत अफवाहें फैलाते हैं, समाज में हमेशा ये करते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसा बर्ताव होना चाहिए? ये ऐसे तो लोगों तो भगवत गीता में इसके बारे में बहुत स्पष्ट निर्देश है। एक्चुअली उनको कारा भगवत गीता कहती है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब जिनका निराकरण आप बौद्धिक स्तर पर कर सकते हो, उनका निराकरण बौद्धिक स्तर पर करो। जिनको जिस भाषा में समझ में आता है उनको उस भाषा में समझाओ, यही बताती है भगवत गीता। विनाशाय च दुष्कृताम, ये दोनों ही आवश्यक हैं। जो सज्जन है उनको सुरक्षा का वातावरण दो, उनको भयमुक्त करो, और जो दुर्जन है उनका संहार करो, निवारण करो। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है दुष्ट बुद्धि विनाशाय। पहले तो उसकी दुष्ट बुद्धि को दूर करने का प्रयास करो, और दुष्ट बुद्धि को आप दूर कर देते हैं तो दुष्ट खत्म हो गया, दुष्ट कहाँ रहा फिर वो। तो हमारे यहाँ तो ये सब बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। इसीलिए दुष्ट बुद्धि विनाशाय हर शाम को जो श्लोक कहा जाता है उसमें हम कहते हैं दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशाय। लगता है किशोर जी का संपर्क टूट गया है। हम अगला सवाल लेंगे। अंशु जी आप पूछिए, उनके बाद चित्तरंजन जी पटेल तैयार रहिएगा। अंशु जी। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या केलकर जी जी? जी। थोड़ा जोर से बोलिए। सुप्रभात केलकर जी, कैसे हैं आप? सुप्रभात स्वाति जी। नमस्ते। अच्छा हूँ। मेरा प्रश्न नहीं है, अभी मुझे ध्यान में आया कि जब उपनिषदों का प्रश्न आया था तो भीष्म स्कूल स्वयं एक बहुत अच्छा पाठ्यक्रम चलाता है उपनिषदों का पूरा, तो वो आराम से लिया जा सकता है और उसमें बहुत ही बढ़िया ज्ञान अर्जन हो सकता है।
तो बस मुझे वही ध्यान में आया, तो मैंने सोचा वो उल्लेख कर देता हूँ उसका। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद अंशु जी। 15 अक्टूबर से हमारे अगली बैच शुरू होने वाली है। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज भारतीय ज्ञान परंपरा में काम करती है और वेद, उपनिषद, स्टडी ऑफ एंशंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड पॉलिटिकल साइंस, ऐसे बहुत सारे हमारे कोर्सेस हैं। आप इनकी जानकारी हमारे वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं, या मुझे आप अगर व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे तो मैं आपको वो पैम्पलेट भेज दूंगी, पीडीएफ भेज दूंगी। धन्यवाद अंशु जी। चित्तरंजन जी पटेल, आप अगला सवाल पूछिए, उनके बाद उमेश जी सिन्हा तैयार रहिएगा। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मेरा प्रश्न है, प्रश्न का ऊपर मेरा खुद का समाधान भी थोड़ा है, तो उसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, इसलिए प्रश्न है। और दूसरा छोटा प्रश्न स्वाति जी से है कि मैं वैसे तो अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए मेरे भारत में हूँ, तो आप लोकल अहमदाबाद में शायद हो, तो आपकी ऑफिस में आपको मुलाकात करनी थी। तो पहले प्रश्न के बारे में पूछूंगा गुरुजी से कि आपने ये जो पुनर्जन्म का बात की, पुनर्जन्म का बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। और पुनर्जन्म के बारे में वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि पुनर्जन्म सभी को ज्ञात नहीं होता है, और ये नहीं ज्ञात होता है वो भी अभिशाप है, वो भी अच्छी बात है, नहीं तो जो समाज में बहुत अव्यवस्था हो जाएगी, तो ये भी अच्छी बात है। तो फिर पुनर्जन्म है क्यों, कुछ लाखों में से एक तो क्यों है? तो मेरा खुद का उसके ऊपर चिंतन के बाद मैं ये समाधान पर ठहरा हूँ कि ये परमात्मा कहो, सृष्टिकर्ता कहो, जो भी कहो, वो खुद छुप के भी अंदर से अपनी झलक देते रहता है, जैसे लोगों को उनकी उनकी अनुभूति हो सके। और ये पुनर्जन्म में मान्यता है, वे भी आध्यात्मिक जीवन के वो टिकने के लिए एक बहुत आवश्यक अंग है। जैसे और इसी तरह सभी जो वैज्ञानिक खोज होती है, कई बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटना होती है, उसी के पीछे भी यही न्याय है कि सृष्टिकर्ता अपनी झलक देते रहता है। तो जो मानवीय चिंतनशील है, जो चिंतन करता है, उसको उसकी अनुभूति हो सके। ये समाधान पर मैं ठहरा हूं, तो आपका मार्गदर्शन चाहिए मुझे ये समाधान पर स्थिर होने के। नहीं, आपका प्रश्न ध्यान में नहीं आया। प्रश्न मेरा ये था कि ये पुनर्जन्म है, तो ऐसा पुनर्जन्म लाखों में एक के होता है पुनर्जन्म का ज्ञान, और पुनर्जन्म का ज्ञान सभी को नहीं होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि नहीं होना चाहिए, नहीं तो समाज में अव्यवस्था हो जाएगी, सभी को पुनर्जन्म का ज्ञान होगा तो फिर चिन्ह जैसी चीज है क्यों? तो मैं ये समाधान पर ठहरा हूँ कि इसी के द्वारा सृष्टिकर्ता अपनी झलक चिंतनशील लोगों को दे सके कि सृष्टिकर्ता सृष्टि में व्यवस्था है, और ये पुनर्जन्म में मान्यता वो भी आध्यात्मिक जीवन में स्थिर होने के लिए जरूर है। ये ऐसा समाधान पर मैं स्थिर हुआ हूँ, तो आपका मार्गदर्शन चाहिए। ये समाधान बराबर है? देखिए, इसमें हमें भारतीय जो विचारधारा है, इसके कुछ पहलुओं को ध्यान में लेना होगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, क्योंकि भगवान उस समय ध्यानावस्था में है, योगारूढ़ अवस्था में है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि मुझे याद है वो सब, तुम्हें याद नहीं है। अब ये याद कैसे होता है, पहले के जन्म का स्मरण कैसे रहता है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा हमारे जो अंतःकरण है उसको ठीक से समझना होगा। भारत की शिक्षा प्रणाली में एक शिक्षा का सूत्र है कि ज्ञान तो हर मनुष्य में अंतर्निहित है। हर मनुष्य वह
परमात्मा का ही अंश होने के कारण और परमात्मा का वास उसके अंदर होने के कारण वह मूलतः तो सर्वज्ञानी है। तो फिर ज्ञान प्रकट क्यों नहीं कर पाता? प्रकट वह नहीं कर पाता, उसका कारण यह है कि वह जब देह के साथ में जुड़ जाता है तो देह को ही वह समझने लगता है, देह भाव से वह अपने को देखने लग जाता है, मन के भाव से अपने को देखने लग जाता है। उसका जो चित्त होता है, इस चित्त पर उसके जितने भी जन्म हुए हैं सृष्टि निर्माण में, जब से उसका जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक, इस क्षण तक के सभी जो प्रसंग हैं यह उसके चित्त पर अंकित हैं। लेकिन उसके ऊपर जो धूल बैठी है, यह धूल जो है, यह जो जिसे आवरण कहेंगे हम, ये जो आवरण है यह उसके देह भाव का आवरण है। वह जिस दिन इस देह भाव से मुक्त हो जाता है उस दिन वह सर्वज्ञानी बन जाता है। उस दिन वह भी कहने लग जाएगा कि मुझे भी मेरे पूर्व के जो जन्म है वह सब सामने दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। जो चित्त शुद्धि है, ये चित्त शुद्धि इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और चित्त शुद्धि की दृष्टि से यह भारत की संस्कार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि चित्त का विकास कैसे किया जाता है और चित्त के विकास के लक्षण क्या हैं, इनको हमें ठीक से समझना होगा। और चित्त के विकास की दृष्टि से अहंकार को दूर करना, मन बुद्धि और देह के जो भाव हैं उनको दूर करना, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और यह सरल नहीं होता है, लेकिन बहुत कठिन होता है। देह भाव से मुक्त होना, आप जरा विचार करके देखिए कि देह भाव से मुक्त होकर किसी से कहिए कि ये मैंने हाथ रखा है, चलो इसमें एक सुई लेकर इसमें गाड़ दो हाथ में। मैं देह भाव से मुक्त होकर प्रयास करूंगा कि इसका कोई भी संवेदना मेरे दिमाग तक न जाए। क्या हो सकता है ऐसा? क्या हम कर पाते हैं? लेकिन ये असंभव नहीं है। हम यदि देह भाव से मुक्त हो गए हैं तो वो कोई सुई लेकर गाड़ दे हमारे हाथ में, उसकी कोई संवेदना हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगी, या पहुंचेगी भी, उसके कारण जो होने वाला दुख है, दर्द है, वो हमें नहीं होगा, उससे हम ग्रस्त नहीं होंगे। इस दृष्टि से इस चित्त को निर्मल रखना, इस चित्त के ऊपर से जो देह भाव, मन बुद्धि का जो अहंकार का जो प्रभाव है उसे दूर करना, यही वास्तव में चित्त के विकास के लक्षण होते हैं। इसे हम समझेंगे और अपने चित्त को निर्मल बनाने का प्रयास करेंगे। सात्विकता जिसमें होती है उसमें यह चित्त अधिक निर्मल होता है। सात्विक आहार विहार से चित्त और अधिक निर्मल बनने की प्रक्रिया चलती है। इन बातों को हमें समझना होगा। काफी गहराई में जाकर विचार करने का विषय है। 2 मिनट में यहाँ बहुत संक्षेप में जो बता सकता था मैंने बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद। किशोर जी जुड़ चुके हैं। किशोर जी आप पूछिए, उनके बाद उमेश सिन्हा जी आप तैयार रहिएगा। मेरा हो गया पूछना जी। मेरा जवाब मिल गया मुझे। ओके ओके ठीक है। हाँ, मेरा जवाब मिल गया है। जी जी, उमेश जी आप पूछिए, उनके बाद कुलदीपिका केसकर तैयार रहिएगा। जी नमस्कार केलकर जी, नमस्कार। नमस्कार उमेश जी। जी आज के आपकी इस पूरी आपके इस लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई, और उसको मैं अपने ज्ञान से जब जोड़ता हूँ तो विज्ञान आज का या
जो आधुनिक विज्ञान है वो एविडेंस बेस्ड ही माना जाता है, जो एविडेंस में हम दिखा सकें, और चिकित्सा पद्धति भी एविडेंस बेस्ड ही होती है। लेकिन जब भारतीय प्रतिमान इसका है, इससे आगे का है, जहाँ पे हम पंचभूत के रूप में एविडेंस बेस्ड नहीं बता पाते हैं, उसका एविडेंस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वैसी लेबोरेटरी हमारे पास नहीं है। जो वो लेबोरेटरीज तो है जो पंचभूत के एविडेंस को बता सके, लेकिन उसके आगे जो हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, इसको हम कैसे करें, ये लेबोरेटरी, ये एविडेंस हमारे पास नहीं है। हम जब अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो ध्यान है, यज्ञ है, इसका विस्तार करें तो क्या ये उनके लेबोरेटरीज हैं या उनकी आगे की क्रियाएं हैं जो उस पे वो जाते हैं? क्योंकि पंचभूत से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फिर और कोई रास्ता मिलता नहीं। जैसे आज के आपने वैज्ञानिक इसको बिल्कुल नहीं ठीक मानते कहा। हैं। देखो, इसको इस ढंग से समझना होगा कि पंच महाभूतों से जब मन, बुद्धि, अहंकार बहुत सूक्ष्म है, तो पंच महाभूतात्मक जो उपकरण है उनसे इनका सही परीक्षण नहीं हो सकता। इनके परीक्षण के लिए तो मन का यदि परीक्षण करना है तो या तो मन के स्तर पर, या मन से जो सूक्ष्म है, बुद्धि, अहंकार, इनके स्तर पर इसका अध्ययन करना होगा, तो मन को हम ठीक से समझ पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। भारत में जो वाणी का विकास हुआ था, तो 4 प्रकार की वाणी उसमें हुआ करती थी, आज भी है। इसमें एक वाणी जो होती थी वह मन के स्तर पर होती थी। अब इसका वर्णन ऐसा मिलता है, वृक्षम वटन तरोर्मूले वृद्धा शिष्य गुरोर युवा। वट वृक्ष की छांव के नीचे वृद्ध शिष्य सामने बैठे हैं और उच्चासन पर युवा गुरु बैठे हैं। आगे वो कहते हैं, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्य छिन्न संशय। गुरु मौन है, शिष्य भी मौन है, शिष्य कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, और न ही गुरु उनको वैखरी के आधार पर, यानी जो वाणी का सबसे नीचे का स्तर है वैखरी, हम तो आजकल केवल वाणी के स्तर को ही जानते हैं। इसके आगे जो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, जो मध्यमा का स्तर हुआ करता था, यह मन का स्तर हुआ करता, यह मन का स्तर होता है। अभी जिसका मन विकसित है, ऐसा गुरु और ऐसे ही शिष्य हैं। तो गुरु बगैर कोई वैखरी, यानी गले में से एक शब्द का भी प्रकटीकरण न करते हुए, वह शिष्यों के मन में क्या है, किस प्रकार के प्रश्न है, वो जान लेता है, और मन के माध्यम से ही उनके मन के साथ में जुड़कर उनके मन में आए हुए जो संशय है उनका निराकरण कर देता है। इस प्रकार से मन के व्यापार को यदि ठीक से समझना है तो मन के स्तर पर जाना होगा। हमें इस भाषा में हमारी जो वाणी के जो 4 स्तर हैं उनका गहराई से अध्ययन करना होगा। आज तो वैखरी के आगे कोई बढ़ नहीं पा रहा। तो मध्यमा है, पश्यंती है और परा है। परा तो जैसे भगवत गीता में कहा है, परा तो जीवात्मा, परमात्मा, वह ज्ञान है। तो परा के स्तर पर में आप जब जाते हैं तो जिस पदार्थ का ज्ञान आपको प्राप्त करना है वह तो जैसे खुली पुस्तक के रूप में खड़ा है, आपके सामने पड़ा है, उसको जैसे आप सहजता से पढ़ सकते हैं, ऐसा परा के स्तर पर हो जाता है। कोई अभिव्यक्ति करने की, बोलने की, मन में कुछ भाव आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, आप ऐसे ही जान जाते हैं, सर्वज्ञानी बन जाते हैं। ये परा के स्तर की वाणी है। तो इस प्रकार के वाणी के विकास का विचार हमारे यहाँ जो भाषा के क्षेत्र में, हम जब भाषा के संदर्भ में विचार करेंगे उसमें इसके बारे में भी थोड़ा विचार हम करने वाले हैं। अभी यहाँ इतना ही हम जाने कि मन के व्यापारों को समझना है
तो हमें मन को विकसित करना होगा, मन के स्तर को ऊंचा उठाना होगा, उसे मध्यमा के स्तर पर ले जाना होगा। जी जी, इसका मतलब ये है कि हमको अभी तरंगों की और भी विशेषताओं को जानना पड़ेगा, क्योंकि वाणी भी एक तरंग है और उसके ऊपर भी बहुत सी तरंग है जिसको हम लोग अपने अल्ट्रासाउंड वे में जानते हैं। और इससे जो मन से वो जो वाणी निकल रही है, जो तरंगे निकल रही हैं, वो भी प्रभाव डालती हैं इसको हमारे इसको इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट इमोशंस कर जो। दूं। जी इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। देखिए, तरंगों का जो विषय जो है ना, वो तो भौतिक से जुड़ा हुआ है। वो जो मैं परा की बात कर रहा हूं, वह तो अनाहत ध्वनि के से संबंध रखता है। तरंगे तो तब होती हैं जब कोई हलचल होती है, जब कोई भौतिक पदार्थ उसमें उपस्थित होता है, उसके बिना तरंगे नहीं होती हैं। तो तरंगों के स्तर से आगे बढ़कर अनाहत ध्वनि, यह परा की ध्वनि है, इसे हमें समझना होगा। जी वहां तक पहुंचने की सामर्थ्य जिसने प्राप्त कर ली, वह ऋषि पद को प्राप्त होता है। इसलिए तरंगों की एक सीमा है, जी क्योंकि अष्टधा प्रकृति जो है, यह एक ढंग से कहा जाए तो भौतिक के ही सूक्ष्म सूक्ष्मतर ऐसे यह स्तर हैं। पूर्णतः अभौतिक तो जीवात्मा है, परमात्मा है, आत्म तत्व है। उसे समझने के लिए तो आपको अनाहत ध्वनि को ही समझना होगा। नहीं, जो ये आहत कहा जाता ध्वनि कि मन यानी, की हलचल भी तरंगे पैदा करती हैं, हाँ, हमारे तो इमोशंस। मन हाँ, की हलचल को तरंगों, बहुत सूक्ष्म तरंगे होती हैं उसकी। बहुत सूक्ष्म तरंगे होती। तो जो कहा जाए जैसा खाइए अन्न वैसा हुए मन, ये कहीं ना कहीं इसी को प्रतिरूपित करता है कि मन और भोजन और वाणी बिल्कुल बिल्कुल सबका बिल्कुल। तरंगों ये जो तो ये चित्त की बहुत ही मैंने बात सूक्ष्म कही ना, स्तर में उसमें है। कहा ना मैंने जी कि आहार जी विहार जो है ना, इसमें आहार जो है जितना सात्विक होगा, जितना युक्त होगा, यानी उस शरीर के लिए जो योग्य होगा, उतना उसमें सात्विकता का स्तर बढ़ेगा, उतना उसका चित्त निर्मल होगा, उतना उसका मन जो है यह विकसित होगा, बुद्धि उसकी विकसित होगी। मन और बुद्धि को विकसित करने की दृष्टि से ये जो अन्न हम कौन सा ग्रहण करते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव उस पर होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ऐसा सामान्य, बहुत यानी सामान्य लोगों में भी इस प्रकार की उक्ति मैंने कई बार सुनी है। जी जी जी, धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आपका विवेचना सुन करके, और मुझे बड़ा आनंद आता आपके से तर्क वितर्क करने में, और मेरी काफी धारणाएं और सुदृढ़ होती हैं। धन्यवाद केलकर जी। अगला सवाल लेते हैं कुलदीपिका केसकर भाग्यनगर से। कुलदीपिका जी। हा, नमस्कार सर. नमस्कार. हा, माझा एकच छोटासा प्रश्न म्हणता येत नाही, एक सजेशन म्हणतेय मी. जसं तुम्ही उपनिषदांचा कोर्स केला, म्हणजे दिला आम्हा सगळ्यांना, आम्ही तो म्हणजे हे केलं, तसंच पुराणाचंही केलंय, चाणक्याचं राहिलंय, तर तो पण करणार आहे मी. पण मला असं वाटतंय की भगवद्गीतेवर एखादा जर कोर्स आपण तयार केला आणि सगळ्यांना दिला तर अधिक चांगलं होईल असं माझं मत आहे. आपलं काय मत आहे ते सांगा. कारण आम्ही भगवद्गीता वाचली, पाठ केली, म्हणजे ते सगळं झालं, पण ते काय मौखिक रूपात झालं, वैखरी म्हणल्यासारखं झालं, पण पुढे आम्ही काही सरकलेलो नाहीयेत. नहीं, तुम्ही आपने जो कहा, आपका प्रश्न ऐसा है कि उन्होंने भीष्म इंडिक के पहले जो कोर्स हुए हैं वो उन्होंने किए हैं, उनकी मांग यह है कि भगवत गीता के बारे में भी ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा कोर्स भीष्म इंडिक की ओर से चलाया जाए तो उन्हें बड़ा आनंद होगा, ऐसा उनका कहना है। तो मेरा कहना भी ये बिल्कुल ठीक है। भगवत गीता का सही दृष्टि से
हाँ, प्रस्तुतिकरण करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है। देखिए, भगवत गीता में जो ज्ञान भरा है, उस ज्ञान को लेकर शिक्षा क्षेत्र में लाने की दृष्टि से शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कई लोग गीता परिवार के सदस्य हैं। गीता परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है जो गीता के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। हाँ, मैं उसकी मेंबर हूँ सर। हाँ, आप भी उसकी मेंबर हाँ, होंगी। हाँ, लेकिन हाँ, गीता का विषय लेकर गीता के माध्यम से भारतीयता की शिक्षा कैसे दी जा सकती है, हाँ, वही मुझे होना। इस प्रकार का विचार यदि नहीं हो रहा तो कुछ त्रुटि है, उसमें कुछ कमी है। इसे इस त्रुटि को दूर करना होगा। अब जैसे भगवत गीता में सृष्टि निर्माण की मान्यता दी हुई है, लेकिन हमने वह मान्यता जो है वो शिक्षा क्षेत्र में लाने का प्रयास नहीं किया है। नहीं किया, हाँ, करेक्ट। अब यह यदि हम नहीं कर रहे हैं तो गीता को हमने समझा तो है, लेकिन केवल शाब्दिक समझ पर्याप्त नहीं है। हाँ, तेच मला म्हणायचंय। जो व्यावहारिक समझ है, व्यवहार में उसे कैसे जीना, यह हमने तो कह दिया, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम। अब ये विनाशाय च दुष्कृताम का भाव जो है, ये यदि हमने शिक्षा में स्थापित नहीं किया तो दुष्ट दुर्जनों का संहार करेगा कौन? इस दृष्टि से भगवत गीता के बारे में कहा जाता है ये भक्ति का ग्रंथ है। अब भक्ति का ग्रंथ है यदि आप कहेंगे तो भगवत गीता के जो निर्माण का जो उद्देश्य है उससे दूर हट जाएंगे। करेक्ट। भगवत गीता तो कही इसके लिए गई थी कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा वर्ण धर्म है, उठो, अन्याय का सामना करने के लिए, अन्याय को नष्ट करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए करो और युद्ध करो। भगवत गीता में कम से कम 7-8 बार भगवान कहते हैं युद्ध करो, युद्ध करो। करेक्ट है, पहिल्या अध्यायापासून सुरू झाले। यदि यह भक्ति का ग्रंथ होता तो भगवत गीता के उपदेश के बाद में अर्जुन कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाकर जप यज्ञ करता हुआ पाया जाता, क्योंकि भगवत गीता में कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हाथ में माला लेकर किसी तीर्थ क्षेत्र पर बैठा हुआ जप करता हुआ दिखाई देता, लेकिन उसके लिए भगवत गीता नहीं कही गई है। भगवत गीता उसके वर्ण धर्म को जगाने के लिए, क्षत्रिय धर्म को, छात्र धर्म को जगाने के लिए कही गई है। युद्ध कर, अन्याय का निवारण करना, उसका दुष्टों का संहार करना तेरा वर्ण धर्म है। इस प्रकार से गीता की सही ढंग से यदि प्रस्तुति होती है तो यह एक बहुत उपयुक्त, बहुत लाभकारी ऐसा यह पाठ्यक्रम हो सकता है। और ऐसा इसलिए मैं बोल रही कोर्स बनाइए करते हैं तो उसका बहुत स्वागत होना चाहिए। बहुत होगा स्वागत। क्यों बोले तो गीता परिवार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ अर्थ बताते, हर एक श्लोक का अर्थ बताते, इससे बढ़ के कुछ नहीं करते। जो दृष्टिकोण है वो उसमें नहीं आ रहा, और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करी। यह तो जरूर सोचेंगे, लोगों के ऊपर निर्भर है कि वह ऐसे विद्वानों को संगठित करे जो गीता के संबंध में, भगवत गीता के संबंध में सही दृष्टि रखते हैं। दुर्भाग्य से ऐसी सही दृष्टि रखने वाले लोगों की बहुत कमी आज समाज में है। अन्यथा सामान्यतः तो भगवत गीता पर भाष्य करने वाले, महीना महीना उसके ऊपर प्रवचन देने वाले सैकड़ों लोग आपको देश भर में मिल जाएंगे। लेकिन इसकी सही दृष्टिकोण से प्रस्तुति करना यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से भीष्म इंडिक के माध्यम से कुछ प्रयास होते हैं, तो मेरी तरफ से कुछ मदद हो सकती है तो उतनी मदद मैं अवश्य करूंगा। बाकी सब जो भारतीय शिक्षण मंच के जो उपक्रम है उनको संभालते हुए जितना संभव होगा उतना अवश्य करूंगा। जरूर सर, हम इसके बारे में बात करेंगे। पाटुकले सर से भी मैं बात करूंगी। एक बार हमने स्टडी ऑफ भगवत गीता का कोर्स लिया है
वीकेंड बैच थी वो, मैं ही कंडक्ट कर रही थी, लेकिन उसके बाद रिपीट नहीं हो गया। हम जरूर सोचेंगे। केतन जी अगला सवाल पूछिए। धन्यवाद सर। इस विषय में अभी जो उपस्थित है, जी स्वाति जी, आपकी अनुमति से जी भारतीय शिक्षण मंच द्वारा एक अध्ययन योजना चलाई जाने वाली है। यह अध्ययन योजना प्रमुख रूप से यह जो जीवन का भारतीय प्रतिमान 2 खंडों में लिखा हुआ है, इस विषय को लेकर है। अच्छा, इसको थोड़ा लोग गहराई से समझें, अध्ययन करें, क्योंकि सुनना और अध्ययन करना इसमें अंतर होता है। केवल सुनने से अध्ययन करना ये कई गुना श्रेष्ठ होता है, और इस दृष्टि से कुछ लोग अध्ययन भी करें। इसके लिए ऐसी योजना चलाने का विचार है। बहुत करके अगले महीने से यह शुरू हो जाएगी, ऐसा प्रयास है। अच्छा, जो भी इसमें इच्छुक हैं वो यदि संपर्क करेंगे तो उन्हें इसका जो आवाहन पत्रक है इससे जुड़ने का भेजने की व्यवस्था हो जाएगी। जी सर, मुझे आप भेज दीजिए, मैं व्हाट्सएप के जो आपको भेज 4 दूंगा। ग्रुप हैं उस पर जी, डाल बिल्कुल। देती हूँ, जी जी। और आपसे वो संपर्क करेंगे। आखिरी सवाल लेते हैं, केतन जी पुरोहित पूछना चाहते हैं। केतन जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते, नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम केतन पुरोहित है। केतन पुरोहित, हाँ जी। कनाडा से बात कर रहे हैं। कहाँ हाँ, से हैं आप? मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अरे वाह। हाँ, इसमें मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। एक तो ये जो पहले आगे वाले बहन जी ने बोला, तो वो उसके लिए प्रयत्न होते हैं। मैं खुद यहाँ गीता के ऊपर पिछले करीबन 1 साल से टेम्पल्स में प्रवचन देता हूँ, और उसका ऑब्जेक्टिव है गीता फॉर मी टुडे, नाउ एंड इन फ्यूचर। बहुत अच्छा। हाँ, और पूरी की पूरी रियल एप्लीकेशन ऑफ गीता इन एवरीडे लाइफ एंड हाउ वी कैन कनेक्ट विथ इट विथ अवर एवरीडे प्रॉब्लम्स, उसके बारे में कहता हूँ। एनीवे, मेरा हैंड रेज करने का प्रयोजन वो नहीं था, मगर मुझे लगा कि मैं जस्ट शेयर करूँ। और इसलिए आप जब गीता के बारे में बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम जस्ट गेटिंग ए कंप्लीट रेसिप्रोकेशन फ्रॉम अनदर पर्सन अराउंड हाफ द ग्लोब। तो एक वो बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो पुनर्जन्म की जो बात है, उसको ये कभी भी नहीं मानेंगे। उसका दूसरा भी बहुत सारे कारण हैं, तो मैं खुला ही बोलूंगा। जैसे कि जो बाकी के 2 रिलीजन हैं, उसमें पूरी की पूरी डे ऑफ जजमेंट और स्वर्ग और उसकी कल्पना है, उसमें पुनर्जन्म नहीं है। इसलिए देयर इज ए बिग वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड के पुनर्जन्म की कल्पना, या तो उसे कल्पना ही कही जाए, वास्तविकता नहीं। और दूसरा, उसको कभी भी ना माने, क्योंकि अगर उसको मानेंगे तो उसका जो इतना बड़ा फाउंडेशन डाला है, जो नीचे पानी में है, जमीन पर नहीं है, वो हिल जाएगा। इसलिए उसको कितनी भी साइंटिफिकली भी प्रूव करें, अगर 400 आदमी भी आके बोल दे कि मेरा ये पुनर्जन्म हुआ है, पूर्व जन्म ये था, और प्रूव भी होगा, तो भी वो बोलेंगे साइंटिफिकली हम नहीं मानेंगे। क्योंकि ये जो बाकी के 2 रिलीजन है, वो डे ऑफ जजमेंट में मानते हैं, वो उसमें मानते हैं कि ये जन्म के बाद में कुछ नहीं है, और सिर्फ हेल और हेवन फॉर एवर है। इसलिए उसकी इतनी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल्स को बाजू में रखेंगे, सब कुछ बाजू में कर देंगे, अपनी इज्जत, मान मर्यादा, लोगों का भाव बाजू में कर देंगे, मगर मानेंगे नहीं ही। केतन जी, मेरा आपसे निवेदन ऐसा है कि यह बहुत बड़ा विषय है, आप जो कह रहे हैं बहुत चिंता का विषय है, और बहुत तेजी से कुछ करने का भी विषय है। मेरा आपसे निवेदन है कि क्या हम अलग से फोन पर बात कर सकते हैं क्या? हाँ, जरूर से। ये प्लेटफॉर्म से शायद नहीं कर मेरा सकते। फोन नंबर स्वाति जी से ले लें, तो हम फोन पर इसका थोड़ा विस्तार से बात कर सकते हैं। जी, जरूर से। ठीक है। स्वाति जी के पास शायद मेरा नंबर है, नहीं तो मैं फिर से भेज दूंगा जी। अच्छा जी, नमस्ते। मैं चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल रही हूँ अभी। सीमा घिया, आप अगला सवाल पूछिए। नमस्कार गुरुजी। सादर प्रणाम। गुरुजी, मैं सिर्फ एक आपसे एक अनुमति चाहती हूँ कि
कभी कभी मेरे जिंदगी में मुझे कभी कभी आध्यात्मिक जो भी अध्ययन कर रही हूँ या जो भी सोचती हूँ उस बारे में कुछ कंफ्यूजन होते हैं या कहीं कुछ तो क्लियर नहीं होता है तो मैं अटक जाती हूँ वहाँ पे। तो और जो दैनंदिन समस्याएं आती हैं उनको मैं सबसे बड़ी मेरे प्रॉब्लम होती है कि उनको कर्मयोग से कैसे जोड़ूं मैं। तो उसके बारे में अगर मुझे कुछ पूछना हो तो क्या मैं कभी आपसे फोन पे बात कर सकती हूँ इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी आप बात कर सकती हैं। तो मुझे आपका नंबर फिर स्वाति जी से मिलेगा? स्वाति जी से मिल जाएगा। जी सीमा जी, हाँ। मैंने मेरा नंबर डाल दिया है चैट बॉक्स में, आप मुझे हाँ। संपर्क कीजिए, मैं सर का नंबर दे दूंगी आपको। आप प्लीज वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालेंगे आपका नंबर, क्योंकि चैट बॉक्स में तो अभी ये सेशन खत्म होते ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। ओके तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगी तो उसमें से अच्छे से मिल जाएगा। जी ठीक है। हाँ ठीक, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज के सारे सवाल हो चुके हैं। आज के सत्र में हम यही रुकेंगे। अगला हमारा व्याख्यान होगा अगले गुरुवार यानी 22 सितंबर को। श्लोक से हम सत्र की शुरुआत समारोप करेंगे। सॉरी। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।